एक समय की बात है। एक गांव में धनराज नाम का एक सेठ रहता था, जो बहुत ही स्वार्थी और कपटी स्वभाव का व्यक्ति था। वो पहले तो किसानों का भरोसा जीतकर और उन्हें मुनाफे का लालच देकर खेत में मेहनत करने के लिए मना लेता था, मगर बाद में अपनी चालाकी और शोषणकारी नीतियों के कारण उनके सामने ऐसी कठिन शर्तें रखता था कि किसानों का पूरा मेहनताना ही डूब जाता था। उसका यह अन्याय का सिलसिला हर साल यूं ही चलता रहता था। अरे सुखिया, इन किसानों की हालत देखकर तो कभी कभी मुझे हंसी आती है। ये दिन भर जानवरों की तरह अपनी हड्डियां तुड़वाते हैं, लेकिन फिर भी इन्हें ढंग का खाना नसीब नहीं होता। पर मेरी शान और शौकत देखो, मुझ जैसा रईस मालिक बस कुर्सी पर बैठा रहता है और देखते ही देखते मेहनत की सारी फसल मेरे गोदामों का पेट भरने के लिए तैयार हो जाती है। इसे कहते हैं दिमाग का खेल। जी सेठ जी, आपकी चतुराई का तो कोई जवाब ही नहीं है। सारा गांव आपके खौफ के साये में जीता है और इन सीधे साधे किसानों को उल्लू बनाकर अपना काम निकलवाना आपकी पुरानी आदत है। इस पूरे गांव की मालिकी आपके हाथ में है और आपकी रजा के बिना यहां एक पत्ता भी हिलने की हिम्मत नहीं करता। राजा तो मैं हूं ही, इसमें कोई शक नहीं है। मैं इन मूर्ख किसानों को अपने बिछाए हुए जाल और मुश्किल शर्तों में ऐसा फंसा देता हूं कि वे बेचारे जी तोड़ मेहनत करते हैं और अंत में सारा अनाज मेरा हो जाता है। इन लाचार और गरीब किसानों की मेरे सामने खड़ा होने की औकात भी नहीं है। मेरे पास पैसा और दिमाग है जो इनके पास कभी नहीं होगा। सेठ अभी अपनी घमंडी बातों की शेखी बघार ही रहा था कि तभी रामलाल नाम का एक लाचार किसान वहां पहुंचा। राम राम सेठ जी, गांव में चर्चा थी कि आप अपनी जमीन पर खेती करने के लिए किसानों को ठेके का अवसर देते हैं। मैं भी अपनी मेहनत के दम पर कुछ काम शुरू करना चाहता हूं, इसलिए सोचा कि आपसे मिलकर इस बारे में पूरी जानकारी ले लूं। बिल्कुल ठीक सुना है तुमने। यह मेरी पुरानी रीत है कि मैं जरूरतमंद किसानों को खेती बाड़ी करने के लिए अपनी जमीन ठेके पर देता हूं, ताकि वे अपनी किस्मत आजमाने का एक मौका पा सकें। सेठ जी, आपकी जमीन की चर्चा सुनकर मैं यहां आया हूं। मैं रामलाल हूं। मैं भी आपकी जमीन को 1 साल के लिए ठेके पर लेकर उसमें कठिन परिश्रम करना चाहता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप मुझ जैसे ईमानदार किसान को यह सुनहरा मौका जरूर देंगे, ताकि मैं अपनी किस्मत आजमा सकूं। हम ठीक है रामलाल, मैं तुम्हें अपनी यह कीमती जमीन ठेके पर तो दे दूंगा, लेकिन उसे लेने से पहले मेरी कुछ खास और जरूरी शर्तें ध्यान से सुन लो, क्योंकि मैं बिना नियमों के कोई काम नहीं करता। ठीक है सेठ जी, मैं आपकी शर्तें सुनने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। आप अपनी बात विस्तार से समझाइए। देख भाई, मेरी शर्त यह है कि तुम्हें साल भर मेरी जमीन की अच्छी तरह देखभाल करनी होगी। फिर 1 साल बीतने पर खेतों में जो भी अनाज पैदा होगा उसे हम 2 बराबर भागों में बांट लेंगे। आधे अनाज पर तुम्हारा हक होगा और बाकी के आधे हिस्से पर मेरा पूरा अधिकार रहेगा। ठीक है सेठ जी, मुझे आपकी यह शर्त पूरी तरह मंजूर है। मैं कल से ही आपके खेतों में पूरी ईमानदारी के साथ काम शुरू कर दूंगा। सेठ के साथ जमीन की तमाम कागजी कार्यवाही और लिखा पढ़ी पूरी करने के बाद रामलाल वहां से विदा लेकर चला जाता है। भले ही शर्तें कठिन हैं, पर चलो सेठ जी से जमीन तो मिल गई है। अब इसमें मन लगाकर खेती करता हूं। भगवान ने चाहा तो इस साल शानदार फसल लहराएगी। मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी, क्योंकि जब मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा तभी मेरे हक में कुछ गुजारे लायक बच पाएगा। रामलाल किसान ने अपने खेत में दिन रात कड़ा परिश्रम किया और अपनी पूरी ताकत फसल उगाने में लगा दी। कुछ महीनों की जी तोड़ मेहनत के बाद उसके खेत में लहलहाती हुई फसल पककर एकदम तैयार हो गई। अपनी मेहनत का फल देखकर रामलाल की आंखों में एक अनोखी चमक आ गई और उसने बड़े ही उत्साह के साथ फसल की कटाई का काम आरंभ कर दिया। चलो, आखिरकार मेरी दिन रात की मेहनत रंग लाई और पूरा खेत सुनहरी फसल से भर गया। अगर जमींदार साहब अपना आधा हिस्सा ले भी जाते हैं तो भी इस बार फसल इतनी बढ़िया है कि मेरे हिस्से में भी गुजारे लायक अनाज आराम से बच जाएगा। अब मुझे थोड़ा सुकून मिला है। जैसे ही रामलाल की मेहनत से लहलहाती हुई शानदार फसल की खबर सेठ धनराज के कानों तक पहुंची, उसकी आंखों में लालच की पुरानी चमक एक बार फिर से वापस आ गई। अरे सेठ जी, क्या आपने सुना? आज रामलाल अपने खेत में लहलहाती फसल की कटाई शुरू कर चुका है।
इस बार तो उसकी कड़ी मेहनत वाकई रंग लाई है और खेत में इतनी शानदार पैदावार हुई है कि देखकर गांव वाले दंग हैं। इस साल तो आपको बहुत बड़ा मुनाफा होने वाला है। क्या सच में? यह तो वाकई में बहुत बड़ी खुशखबरी है कि रामलाल ने आज से फसल की कटाई शुरू कर दी है। चलो सुखिया, अब देर किस बात की, हम भी तुरंत खेत पर चलकर अपनी आंखों से यह शानदार नजारा देखते हैं और अपनी फसल का जायजा लेते हैं। अरे वाह रामलाल, तो क्या आखिरकार फसल कटाई के लिए पूरी तरह तैयार है? इस साल तो तुम्हारी कड़ी मेहनत सच में रंग लाई है। दूर से ही तुम्हारी ये लहलहाती और बम्पर फसल देखकर मेरा दिल बाग बाग हो गया है। क्या शानदार नजारा है। जी सेठ जी, इस बार मैंने खेतों में धान की फसल लगाई है। सच कहूं तो दिन रात एक करने और भारी मशक्कत के बाद ही इतनी शानदार फसल लहलहा रही है। भगवान की दया से आज मेरी मेहनत रंग लाई है, इसीलिए मैंने आज से ही कटाई का काम भी शुरू कर दिया है। अरे भाई, असल में तुम्हारी इस कठोर मेहनत का कोई फल नहीं है, क्योंकि यह तो सिर्फ मेरी उपजाऊ जमीन की प्राकृतिक शक्ति का ही अनोखा कमाल है। साहब, मिट्टी उपजाऊ होने से कुछ नहीं होता, खून पसीना बहाए बिना वहां हरियाली नहीं दिखती। मैंने इस मिट्टी पर बेहद ईमानदारी से काम किया है। बहस बंद करो रामलाल, क्योंकि खेत में पसीना बहाने वाले मजदूर बाजार में हजारों हैं। मुनाफा हमेशा जमीन के असली मालिक के पास ही जाता है। शर्त के हिसाब से फटाफट मेरा आधा हिस्सा निकाल, मुझे बाहर और भी कई काम निपटाने हैं। ऐसा कहते हुए सेठ जी खेत की सबसे बढ़िया और कीमती फसल समेटकर रवाना हो जाते हैं और रामलाल के हिस्से सिर्फ कचरा फसल ही आती है, जिसे निहारते हुए वह गहरी चिंता में डूब जाता है। हे विधाता, कड़ी धूप में तपने के बाद नतीजे में इतनी कम फसल हाथ लगी है। ऐसी बेबस और लाचार जिंदगी पर धिक्कार है। आखिर कब तक मैं परायों के इशारों पर नाचता रहूंगा? प्रभु, आखिर कब मेरा अपना निजी जमीन का टुकड़ा होगा? रामलाल इसी तरह लाचारी में अपना गुजर बसर कर रहा था। कुछ माह बीतने पर रामलाल का नौजवान लड़का माधव, जो शहर में ज्ञान हासिल करने के लिए गया था, वापस गांव आया। वहां की इतनी बिगड़ी हुई हालत को पास से देखकर उसे काफी गहरा सदमा पहुंचा। पिताजी, आखिर हमारे इतने अच्छे और प्यारे गांव का यह हाल क्यों है? यहाँ के सभी सीधे साधे लोग इतने दुखी और परेशान क्यों दिख रहे हैं? आखिर इसके पीछे की असली बात क्या है? बेटा, यहाँ के किस्मत के मारे किसानों का यही हाल है। सेठ धनराज जैसे मतलबी और खुदगर्ज लोग हमारी मेहनत की कमाई लूट लेते हैं। पसीना हम खेत में बहाते हैं, पर कमाई की सारी मलाई सेठ जैसे लोग उड़ाते हैं। हमारे पास न अपनी कोई उपजाऊ जमीन है और न इंसाफ, बस जी तोड़ मेहनत करते हैं और फिर भी दर दर भटकते हैं। अपने पिता से किसानों की यह दास्तां सुनकर माधव का मन भर आता है और वह अचानक से बहुत गहरे गुस्से में भी आ जाता है। पिताजी, आप अब जरा भी चिंता मत कीजिए, क्योंकि यह अन्याय और जुल्म अब नहीं चलेगा। आज से मैं खुद अपने हाथों से खेती करूंगा और उस लालची सेठ धनराज को उसकी पुरानी कठिन शर्तों में उसकी चालाकी का जवाब दूंगा। अगले दिन की शुरुआत में माधव पक्का इरादा करके उस चालाक सेठ धनराज के पुरानी हवेली वाले घर पहुंच जाता है। कहो माधव, आज इतनी सुबह सुबह अचानक कैसे आना हुआ? आखिर ऐसी कौन सी जरूरी और खास बात है? सेठ जी, पिताजी के बदले अब से मैं सारा काम संभालूंगा। बस मुझे अपनी फसल उगाने के लिए कुछ बीघा जमीन ठेके पर दे दीजिए। क्या मजाक है? अब तुम किसानी का काम देखोगे? रहने दो बच्चे, अभी तुम्हारे अंदर वो तजुर्बा और दम नहीं है। अक्सर शहर से लौटे हुए लड़के खेतीबाड़ी के मामले में हमेशा गधे ही साबित होते देखे गए हैं। सेठ जी, आप मेरी काबिलियत पर शक मत कीजिए। मैं भले शिक्षित और समझदार हूं, पर मेरी रगों में एक किसान का खून दौड़ रहा है। इसलिए यह खेती किसानी करना ही मेरा सबसे पहला और सच्चा धर्म है। चलो मान लिया, तेरी किस्मत आजमा लेते हैं। वैसे भी आजकल डिग्रियां बांटने का क्या फायदा रह गया है? सब पढ़ लिख कर सड़कों पर ऐसे ही लाचार और बेरोजगार ही तो घूम रहे हैं। कम से कम मिट्टी में तो पसीना बहा ही सकते हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद सेठ जी, जो आपने मुझ जैसे नौजवान पर भरोसा दिखाया। सुनो माधव, यह एहसान और धन्यवाद बाद में करना। पहले मेरे कड़े कानून और व्यापार की शर्तें तो अच्छी तरह सुन लो, ताकि आगे कोई गलत फहमी न रहे। आखिर ऐसी कौन सी मुश्किल शर्त है सेठ जी? आप बिना किसी डर के साफ साफ बताइए, मैं आपकी हर एक बात सुनने को तैयार हूं।
अब इस नादान लड़के को ऐसी शर्त में फंसाओ कि इसकी पूरी कमाई तुम्हारी हो जाए। रामलाल की तरह यह बेवकूफ भी धान की खेती ही करेगा। देखो माधव, हम बराबर के हिस्सेदार रहेंगे, आधा मेरा और आधा तुम्हारा। पर याद रखना, फसल कटने पर ऊपर का पूरा भाग मेरा होगा और जमीन के नीचे वाला हिस्सा तुम्हारा। अगर तुम्हें मेरा यह व्यापार और शर्त ठीक लगती है तो हाथ मिलाओ। सेठ जी, मुझे आपकी हर एक बात और नियम स्वीकार है। फिक्र मत कीजिए, फसल कटने पर वैसा ही होगा जैसा आपने अभी अपनी जुबान से कहा है। दूसरे दिन सवेरे से ही माधव अपने पक्के इरादे के साथ खेतों में मेहनत करने लगता है। माधव ने इस बार पुरानी धान की खेती छोड़कर अपनी बुद्धि से ढेर सारे गाजर की फसल लगाई और कुछ ही वक्त में खेतों में हरियाली छा गई। गाजर की वह पैदावार उम्मीद से ज्यादा ही अच्छी हुई। अब माधव मिट्टी खोदकर सारे गाजर बाहर निकालने लग जाता है। जैसे ही पकी हुई फसल की खबर फैली, सेठ धनराज हड़बड़ाहट में और लालच के मारे माधव के पास पहुंच जाता है। अरे ओ माधव, अपनी पुरानी शर्त और वादा अच्छी तरह याद है ना तुम्हें? आधा हिस्सा हक से मेरा होगा और आधा तुम्हारा। हिसाब में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हाँ हाँ सेठ जी, मैं अपना वादा और शर्त कभी नहीं भूलता। आधा आपका और आधा हिस्सा मेरा, और शर्त के मुताबिक नीचे की सारी फसल मेरी होगी और ऊपर का तैयार हिस्सा आपका। तो अब आप खुशी से अपना हिस्सा समेट लीजिए। अरे अनर्थ हो गया सेठ जी, माधव ने तो पासा ही पलटकर चालाकी मार दी। यह धान की जगह गाजर की फसल है, जिसका कीमती फल तो नीचे रह गया और आपके हिस्से में सिर्फ ऊपर की सूखी टहनियां आई हैं। अरे यह अनर्थ और गजब क्या कर दिया? तुमने इस बार जानबूझकर गाजर की फसल लगाया है? जी हाँ सेठ जी, पिताजी ने तो हमेशा एक ही धान की पुरानी फसल लगाई थी, पर मैंने अपना दिमाग लगाया और सोचा कि इस बार मिट्टी के नीचे वाली गाजर की फसल लगा लेता हूँ। सुनो माधव, आखिर मेरा क्या काम इस बेकार की पत्तियों और घास फूस से? जब सारा फायदे की गाजर तुम लेकर बैठ गए हो तो मेरी शर्त का तो कोई मोल ही नहीं रहा। यह शर्त आपकी ही थी सेठ जी, अब आप अपनी बात से क्यों मुकर रहे हैं? मुझे कुछ नहीं सुनना, बस अपना ऊपर का घास फूस लेकर यहाँ से जाइए। अपनी पढ़ाई और दिमाग का सही इस्तेमाल कर माधव ने उस मक्कार सेठ को दिन में ही तारे दिखा दिए। उसने अपनी गाढ़ी कमाई के गाजर सुरक्षित बचा लिए और उस चालाक सेठ को सिर्फ बेमतलब का घास फूस और कूड़ा ही हाथ लगा। क्या जमाना आ गया मालिक, एक छोटे से किसान के बेटे ने आपको ही छूना लगा दिया। जिसकी 7 पुश्तें आपके सामने झुकती थीं, वही माधव का बच्चा आपको इतनी सफाई से बेवकूफ बना गया और आप बस देखते रह गए। अरे उसकी इतनी हिम्मत कि वह मुझे छूना लगा जाए? आने दो उसे मेरे पास। इस बार तो मैं उसका ऐसा बुरा हाल और इंतजाम करूंगा कि वह दोबारा कभी चालाकी दिखाने का सपना भी नहीं देखेगा। जैसे ही कुछ वक्त गुजरा, माधव अगली फसल की बात करने के लिए हिम्मत जुटाकर उसी सेठ के घर दोबारा पहुंच जाता है। कैसे हो सेठ जी, सब कुशल मंगल है? पिछली बार की शानदार फसल और मुनाफे के बाद मैंने सोचा कि एक बार आपका हालचाल ले लूं। कहो लड़के, इस बार आखिर क्या चाहिए तुम्हें? मुझे आपकी वही पुरानी उपजाऊ जमीन इस बार फिर से ठेके पर चाहिए सेठ जी। मैंने सोचा कि अगली फसल भी आपकी इसी जमीन पर उगाई जाए। ठीक है लड़के, अगर जमीन चाहिए तो मेरी इस बार की बड़ी और आखिरी शर्त भी कान खोलकर सुन ले। इस बार तेरी कोई भी पुरानी चालाकी और अक्ल बिल्कुल नहीं चलने वाली है। इस बार जमीन के नीचे का सारा हिस्सा मेरा होगा और सिर्फ ऊपर का हिस्सा ही तेरा होगा। बोलो, क्या मेरी यह शर्त मंजूर है? मुझे आपकी यह कठिन और नई शर्त पूरी तरह से मंजूर है सेठ जी। इस बार फसल के ऊपर का हिस्सा ही मेरा होगा और नीचे का सारा हिस्सा आपका। चलिए अब खेत में बीज बोने की तैयारी करते हैं। सेठ की शर्त मानकर माधव सीधे अपने घर लौटता है और अगली बड़ी योजना के साथ नई खेती की तैयारी शुरू कर देता है। माधव इस बार जानबूझकर ऊंची और सुनहरी गेहूं की फसल लगाता है। उसकी मेहनत रंग लाती है और कुछ दिनों बाद पूरे खेत में गेहूं की बालियां काफी अच्छी और घनी उगाती हैं। क्या बात है, इस बार तो बारें लियों से लदी गेहूं की फसल चारों तरफ खूब लहरा रही है। सच में मजा आ गया। अब बस आने दो उस घमंडी सेठ को यहाँ। उसे फिर से ऐसा मजा चखाऊंगा कि वह उम्र भर मेरी चालाकी को याद रखेगा।
कुछ दिनों के अंतराल के बाद सेठ अपनी नई चाल के साथ माधव के पास पहुंचता है। जैसे ही वह गेहूं के लदे हुए शानदार खेत पर पहुंचा, अपनी शर्त की बर्बादी देखकर उसका बुरी तरह से दिमाग चकराना और संतुलन बिगड़ना शुरू हो गया। अरे, ये आखिर क्या हो गया? इसने तो चालाकी से इस बार पूरी जमीन पर गेहूं की सुनहरी फसल लगा दी है। ये लड़का माधव जितना मैं मन में सोच रहा था, उससे कहीं ज्यादा शातिर और बहुत ज्यादा होशियार निकला। राम राम सेठ जी, उम्मीद है आप ठीक होंगे। देखिए, इस बार मैंने गेहूं की फसल चुनी है। आपकी पसंदीदा शर्त के अनुसार इस फसल के ऊपर का अनाज मेरा रहेगा और जमीन के नीचे का बेकार हिस्सा आपका होगा। अब अपना हिस्सा संभालिए। माधव की चतुराई ने सेठ धनराज के अहंकार को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया और उसे दोबारा बेवकूफ बना दिया। अपनी हार और बर्बाद फसल देखकर सेठ एक बार फिर पूरी तरह से धोखा खाकर गुस्से में पागल और आग बबूला हो गया। अरे मालिक, उस जरा से छोटे से बच्चे का तेज तर्रार दिमाग तो देखिए। उसने आप जैसे इतने बड़े अनुभवी और पुराने मंझे हुए चालबाज को पूरी चालाकी से फिर से बेवकूफ बना दिया और आप देखते रह गए। सच कहां सुखिया, मैं उसे बच्चा समझकर हल्के में ले रहा था, पर उस छोटे बच्चे ने तो मुझे दो बार बेवकूफ ही बना दिया। अब उसे अगली बार आने दो। मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि उसे पता चल जाएगा कि सेठ धनराज के जाल से निकलना नामुमकिन है। माधव ने मेहनत से तैयार गेहूं काटकर सारी फसल सुरक्षित अपन घर पहुंचा दी। उसने अपनी कामयाबी का कुछ हिस्सा खुशी खुशी गांव के भूखे और जरूरतमंद लोगों में प्रेम पूर्वक बांट दिया। अब माधव और उसके पिता बिरजू दोनों ही बेहद खुश और संतुष्ट थे। देखते ही देखते कुछ दिनों बाद फिर से नई अनोखी फसल उगाने का समय आ गया। चलो, आज उस लालची और मक्कार सेठ के साथ एक बार दोबारा गहरी मुलाकात करता हूँ। मैं इस साल भी उसकी वही जमीन दोबारा ठेके पर लेकर फसल उगाता हूँ। देखता हूँ कि इस बार अपनी घिसी पिटी शर्त में वह धूर्त सेठ कौन सा नया खुराफाती दिमाग लगाता है। मन में नई योजना बनाकर माधव उस लालची सेठ के पास दोबारा हिम्मत के साथ पहुंच जाता है। अच्छा, तो तुम इतनी जल्दी फिर से मुझसे मिलने दोबारा यहाँ आ गए? अब बताओ कि कौन सा नया खेल मेरे साथ खेलना चाहते हो। देखो बच्चे, मुझसे ज्यादा होशियार बनने की कोशिश बिल्कुल मत करना। मैं भी पुराना और मंझा हुआ सेठ धनराज हूँ। मुझे होशियारी मत सिखाइए सेठ जी, मैं तो एक साधारण किसान का बेटा ही हूँ। दरअसल होशियार तो आप लोग ही हो, जो सालों से गांव के सीधे सादे और गरीब किसान की हर एक मजबूरी का फायदा उठाने में माहिर हो। ओए लड़के, अपनी जबान पर लगाम दे। ये क्या बक रहा है मेरे सामने? जिस खास काम के लिए आया है, चुपचाप वहीं बात कर। मुझे यहाँ ज्ञान बांटने की कोई बड़ी जरूरत नहीं है। चलिए सेठ जी, बहस छोड़िए और असली काम की बात पर आइए। मुझे फिर से इस साल आपकी जमीन ठेके पर लेनी है। जल्दी से बताइए कि इस बार आपकी दिमाग की कौन सी शर्त चलने वाली है। हाँ, मेरी एक बड़ी शर्त तो है। तू खुद को बहुत बड़ा होशियार और चालाक समझता है ना बच्चे? चल, इस बार फसल के नीचे का और सबसे ऊपर का हिस्सा मेरा होगा और सिर्फ बीच का हिस्सा तेरा होगा। अब बोल, क्या मेरी यह कठिन और पेचीदा शर्त मंजूर है तुझे? सेठ जी, मुझे आपकी यह शर्त भी पूरी तरह मंजूर है। जैसा आपने तय किया वैसा ही होगा। चलिए, अब मैं निकलता हूँ। मुझे खेत जाकर नई फसल उगाने की जरूरी तैयारी भी अभी करनी है। सेठ की शर्त सुनकर माधव मुस्कुराते हुए अपने घर की ओर चला जाता है। वह बिना रुके एक बार फिर से जी तोड़ मेहनत और तैयारी करने लगा। माधव ने इस बार जानबूझकर गन्ने की मीठी फसल चुनी और गन्ने को खेत में लगा दिया। बताओ तो सही, इस बार खेती में कौन सी अनोखी फसल लगाया है बेटा? पिताजी, इस बार मैंने खेत में शानदार गन्ने की खेती की है। हमारी फसल काफी अच्छी और बड़ी हुई है पिताजी। मुझे पक्का यकीन है कि इस बार भी हमारी आमदनी बहुत ही ज्यादा अच्छी होगी। सुनकर खुशी हुई। बहुत अच्छी बात है बेटा। तुम हमेशा ऐसे ही सच्ची मेहनत करते रहो बेटा। ईश्वर तुम्हारी इस ईमानदारी का फल जरूर अच्छा ही देगा। अरे सेठ जी, इस बार तो माधव का बेचारे का दिमाग बुरी तरह चकरा जाएगा। सच में इस बार आपने वाकई बहुत ही बढ़िया शर्त रखी है। फसल के ऊपर का भी हिस्सा आपका होगा और नीचे का भी आपका ही होगा। हाँ सुखिया, इस बार मैंने वाकई अपने दिमाग का पूरा यूज किया है।
इस बार मैंने अपनी शर्त का ऐसा ब्रह्मास्त्र छोड़ा है जिसे कोई नहीं टाल सकता। अब देखता हूं कि वह बेचारा माधव का बच्चा इस जाल से कैसे बचता है। मजे से दोनों गप्पे लड़ाते और बातें करते हुए माधव के खेत के पास तेजी से पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसे ही वे उस लहलहाते खेत पर पहुंचते हैं, उनका सारा घमंड पल भर में चूर चूर हो गया। अरे सेठ जी, यह तो गजब! माधव तो आपका भी बड़ा बाप निकला। देखो जरा ध्यान से, उसने इस साल गन्ने की फसल लगाकर हमें पूरी तरह ठग लिया है। अरे ये क्या देख रहा हूं, ये तो गन्ने की पूरी फसल है। अब बताओ भला, शर्त के मुताबिक ऊपर का सिरा और नीचे की जड़ें मेरी होंगी और मीठा बीज का हिस्सा सिर्फ उसका होगा। मतलब साफ है, मेरे हिस्से में इस बार भी बेकार झाड़ फूसी आनी है और मैं इस बार फिर भी बेवकूफ बन गया। सच में मान गए इस चतुर किसान के बच्चे के तेज दिमाग को भी। राम राम सेठ जी, कैसे हो? आज आप और सुखिया यहाँ क्या गुफ्तगू कर रहे हो? जरा मुझे भी बताओ कि क्या खिचड़ी पक रही है। अरे वाह! अच्छा, एक तो मेरी चोरी और ऊपर से सीना जोरी भी। तूने जानबूझकर मुझे इस बार भी बेवकूफ बना दिया और अब मुझसे ही बातें बना रहा है। माफ कीजिए, मैं भला आपको क्या बेवकूफ बनाऊंगा? आप तो माहिर खिलाड़ी हो जो दुनिया को बेवकूफ बनाते हो। देखो सेठ जी, इस बार मैंने गन्ने की फसल तैयार की है और आपकी शर्त के मुताबिक इस फसल के ऊपर और नीचे का हिस्सा अब आप ले जाओगे और बीज का भाग सिर्फ मैं लेकर जाऊंगा। ओए छोकरे, सेठ जी को इतनी ज्यादा होशियारी मत दिखा। बेईमानी और शातिर धोखाधड़ी में वह दुनिया में सबके बाप हैं। समझ ले कि यह उपजाऊ खेत भी हमारा है और कटी हुई फसल भी सिर्फ हमारी है। चुप हो जा सुखिया, चिल्लाओ मत। ये सब शायद हमारी ही बुरी करने का बुरा फल है। मैंने सालों तक भोले भाले इन मेहनती किसानों को जी भरकर ठगा है। आज जिंदगी में पहली बार हमसे किसी ने टक्कर ली है और इस साहसी लड़के ने मेरी बंद आंखें खोल दी हैं। मैं अब समझ चुका हूं कि अब मैं किसी भी बेकसूर किसान को दुखी नहीं करूंगा। मैं सबकी कड़ी मेहनत का सही और बराबर पैसा दूंगा और जितने भी असहाय किसानों की जमीन मेरे पास गिरवी रखी है, मैं वह सब उन्हें वापस कर दूंगा। वाकई सेठ जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है। एक छोटा किसान दिन रात खेतों में मेहनत करता है ताकि अपने लिए और अपने बच्चों के लिए जी सके। वह ना कभी अच्छे नए कपड़े पहन पाता है और ना ही सुकून से अच्छा खाना खा पाता है। पूरी दुनिया का पेट भरने के लिए वह अपना खुद का पेट जलाकर मेहनत करता है। ऐसे में उन गरीबों को तरसाना कतई ठीक नहीं है। उनकी मेहनत का हक तो उनको मिलना ही चाहिए। माधव ने अपनी ईमानदारी और अनोखी चतुराई से उस लालची सेठ का हृदय परिवर्तन कर उसे सही रास्ते पर ला खड़ा किया। सेठ ने पछताते हुए सभी पुराने किसानों की जमीन और हड़पा हुआ पैसा तुरंत उनको वापस कर दिया। उस दिन के बाद से उस गांव के सभी किसान हमेशा के लिए खुशी खुशी रहने लगे। प्यारे दोस्तों, यह कहानी दिल को अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसी ही मजेदार और रोचक कहानियों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं फिर एक और अनोखी और सच्ची कहानी में। तब तक स्वस्थ रहें और दिल से मुस्कुराते रहें।